आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली है। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से हमारे साथ में अनिरुद्ध सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, आज कैसी सियासत मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, इसके साथ ही सीएम के क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, आज मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दलों में बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा। और आज से अगर हम कह सकते हैं कि लोकसभा की 29 सीटों के लिए कांग्रेस और भाजपा पूरी तरह से मैदान में आ जाएंगे। कांग्रेस की हम बात करें, प्रमुख विपक्षी दल है मध्य प्रदेश में, वहाँ आज कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। और ये स्क्रीनिंग कमेटी की जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश की, रजनी पाटिल, वो भी खुद मौजूद रहेंगी। उनके साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही चुनाव समिति की भी बैठक है और लोकसभा प्रभारियों की भी बैठक है। तो आज कांग्रेस में दिन भर बैठकों का दौर चालू रहेगा और पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी चर्चा करेगी। और आने वाले समय में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी मध्य प्रदेश में आने वाली है। हालांकि बैठक में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, उसमें ये एजेंडा नहीं है, लेकिन इस यात्रा पे भी चर्चा हो सकती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी यूनिट की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। और यह बैठक जो भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटों के लिए 7 क्लस्टर बनाए, क्लस्टर प्रभारियों की बैठक है। इसमें क्लस्टर प्रभारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के नेता मौजूद रहेंगे। बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है वे मौजूद रहेंगे। और पार्टी आगे के रोड मैप पे, पार्टी आगे के जो लोकसभा चुनाव के रोड मैप पे जो क्लस्टर बनाए उन पे चर्चा करेगी। और उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के भी शामिल होने की उम्मीद है। और इसके अलावा अगर बात करें हम प्रशासनिक फेरबदल की, तो कल ही देर रात मध्य प्रदेश सरकार ने 15 आईएएस के ट्रांसफ़र किए, आईएएस अधिकारियों के। और ये लगातार जब से डॉक्टर मोहन यादव सरकार में आए हैं, जब से लगातार प्रशासनिक सर्जरी चालू है। 15 आईएएस के जो तबादले किए गए, उनमें भरत यादव को डॉक्टर यादव का सचिव बनाया गया है मुख्यमंत्री का। और इसके अलावा अदिति गर्ग को भी मुख्यमंत्री ने अपनी टीम में लिया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो आज एक बहुत बड़ा प्रशासनिक ट्रेनिंग बोली जा सकती है। और ये प्रशासनिक ट्रेनिंग लेंगे मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के मंत्री अटल बिहारी सुशासन संस्थान में एक कार्यक्रम होगा, जिसमें मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो अपना विभाग कैसे चलाएं। और आगामी 7 तारीख से मध्य प्रदेश में बजट सत्र शुरू होने वाला है। आने वाले समय में कुछ ही दिनों बाद मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है। तो मंत्री सीखेंगे कि अपने विभागों में कैसे कामकाज करें, बजट का कैसे इस्तेमाल करें। और जहां तक बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस कार्यक्रम में 3 से ज़्यादा घंटे मौजूद रहेंगे। और इस कार्यक्रम में पुराने जो मंत्री हैं जो कि सरकार में रह चुके हैं, वे नए मंत्रियों को ट्रेनिंग देंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार में कई लोग ऐसे मंत्री बनाए गए, कई विधायक जो कि पहली बार मंत्री बने। तो आज का ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है, बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और मंत्री ट्रेनिंग लेंगे कि आगे आने वाले समय में वो कामकाज कैसे करें, बजट का इस्तेमाल कैसे करें। और ये सुशासन संस्थान जो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान भोपाल में मौजूद है, वहाँ ये एक बड़ी कार्यक्रम होगा और बैठक होगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो कांग्रेस के पास में इकलौती एक सीट है छिंदवाड़ा, जिसपे कांग्रेस काबिज है। और इसके साथ ही बात करें तो कांग्रेस के लिए क्या चुनौती लोकसभा चुनाव में रहेगी, क्योंकि एक सीट सिर्फ कांग्रेस के पास में है। और इसको देखते हुए कांग्रेस किस रोड मैप के साथ लोकसभा चुनाव के लिए आगे बढ़ रही है? देखिए, कांग्रेस मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 हारने के बाद कांग्रेस के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। और जहां तक बात करें नए पीसीसी चीफ की जीतू पटवारी, तो उनकी भी कोशिश है, वह प्रभारी जो हैं जितेंद्र सिंह जो नए प्रभारी बनाए गए मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला मध्य प्रदेश के प्रभारी थे। उन्हें इसीलिए लाया गया था कि कर्नाटक में उन्होंने, पार्टी को ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों को, कि कर्नाटक में जो जीत मिली है तो उसमें केसी वेणुगोपाल को हटा के वहाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला को प्रभारी बनाया था। लेकिन मध्य प्रदेश में सुरजेवाला का जादू नहीं चला, इसलिए जितेंद्र सिंह को प्रभारी बनाया गया। और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और जितेंद्र सिंह लगातार संगठन का दौरे कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश में संगठन खासकर हार के बाद
काफ़ी दयनीय स्थिति में है। तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी जरूर कर रही है, लेकिन उनका जो जीतू पटवारी का मेन फोकस है वो पार्टी के संगठन को मजबूती से खड़ा करना है। और आज जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है उसमें रजनी पाटिल पहली बार आ रही हैं, वो यहाँ से लोकसभा चुनाव का ही आगाज करेंगी और पार्टी के कई नेता उन्हें अपना लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बायोडाटा भी सौंप सकते हैं। चलिए, अनिरुद्ध हमारे साथ में अवनीश गुप्ता भी जुड़ गए हैं उत्तराखंड से, और इसके साथ ही राहुल पुजारी जुड़ गए हैं और राशिद अलवी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अवनीश गुप्ता जी से। अवनीश जी, बात करें तो यूसीसी को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी निकलकर उत्तराखंड से सामने आ रही है? जो है यहाँ पे जो रंजना देसाई है उनकी पूरी टीम ने जो है ड्राफ्ट यहाँ पे मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया था, उसको लेके अब यहाँ पे काफी जो है सियासी हलचल भी शुरू हो गई है। और मुख्यमंत्री जी का कहना था कि यहाँ पर जिस तरीके से ये विधेयक जो ये ड्राफ्ट मिला है इसको हमारी पहली प्राथमिकता यही थी, और आज कैबिनेट जो है 4 बजे जो बुलाई गई है उसमें इस प्रस्ताव को पास कराने की बात की जाएगी। और साथ में जिस तरीके से यहाँ पे विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है वो विधेयक यहाँ पे जो है उसको पटल पे रखा जाएगा और पास कराने की यहाँ पे बात की जाएगी। इसको लेके रितु खंडूरी जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने भी पहले कह दिया है कि यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष वगैरह है उनसे यहाँ पे संवाद किया जाएगा, उनसे चर्चा की जाएगी, जांच की जाएगी, तभी ये विधेयक जो है पास पटल पे रखने की कवायद की जाएगी। अब इसको लेके यहाँ पे जो सियासत की बात करें वैष्णवी, तो यहाँ पे कल जो है जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के करण माला, उन्होंने यहाँ पे जो है शिगुफा छोड़ दिया है। उनका कहना था कि ये जो ड्राफ्ट मिला है इसको विपक्ष को दे देना चाहिए था पढ़ने के लिए, और क्या क्या इसमें जो है कार्रवाई होनी है, कैसे है, यहाँ पे विपक्ष की भी सलाह लेनी चाहिए थी। जो बुद्धिजीवी पत्रकार हैं उनको भी जो है ड्राफ्ट सौंपना चाहिए था, सार्वजनिक करना चाहिए। ये तमाम चीजों को लेकर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे शुरू हो चुका है। जी चलिए, अवनीश हमारे साथ में लखनऊ से राशिद अलवी भी जुड़े हुए हैं। राशिद, अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में आज कैसी सियासी हलचल रहेगी, इसके साथ ही मौसमी पारा कैसा रहने वाला है? जी कल से विधानसभा सत्र शुरू हुआ था जिसको आज 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। और सतीश महाना ने कहा है कि जो भी नेता है, विधायक हैं, जो सदस्य हैं, वो 11 तारीख को राम मंदिर का दर्शन करने चलेंगे। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो भी चले हमारे साथ और राम मंदिर का दर्शन करें। और उसी को लेकर हलचल शुरू हो गई थी। हलचल शुरू होने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि जो हमारे करीबी नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, राशिद, अगर बात करें तो लखनऊ से ट्रिपल मर्डर की अपडेट भी सामने आ रही है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, ट्रिपल मर्डर जिस तरह से कल रात में हुआ है, सुरपाल गंगवार जो जिला अधिकारी लखनऊ के वो भी पहुंचे हुए थे, जायजा लिए। सीसीटीवी कैमरे में जो बदमाश थे उनकी फोटो कैद हो गई है और जांच शुरू हो गई है। उनको पुलिस प्रशासन पकड़ने में मुस्तैदी से काम कर रही है। और दूसरी बात ये है, जो डीजीपी है उन्होंने कार्यभार को संभाला हुआ है, जिस तरह से वो इस पे शिकंजा कसने के काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो जिला अधिकारी लखनऊ है वो भी वहाँ पे मौजूद है, पहुंचे हुए हैं परिवार से जायजा लेने के लिए। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल हमारे साथ में राहुल पुजारी मुंबई से जुड़े हुए हैं। राहुल, कैसी सियासत मुंबई में देखने को मिलेगी, इसके साथ ही बॉलीवुड से क्या कुछ अपडेट है? जी वैष्णवी, बता दूं, कल जिस तरह से केंद्र सरकार का बजट आया था उसके बाद बीएमसी मुंबई महानगर का बजट, इसकी चर्चा करना जरूरी है वैष्णवी, क्योंकि ये 8 राज्यों के बजट से ज्यादा ये बजट है मुंबई महानगर की। भारत का सबसे बड़ा मुंबई महानगर जो है भारत के नगर पालिकाओं का सबसे बड़ा बजट लेके आती है। कल ये बजट आया और 60,000 करोड़ के बजट पास किए गए। 2024-25 का बजट जो 60,000 करोड़ का, क्योंकि नगर सेवकों के कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद प्रशासनिक अधिकारी ने नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल को बजट पेश किया और 60,000 करोड़ का बजट पेश किया। पिछले 2022 और 23 की अगर देखें तो 55,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था, उससे 10% ज्यादा की 60,000 करोड़ के बजट पेश किए गए। और ये मैं बता दूं अपने दर्शकों को, स्वदेश के दर्शकों को, कि ये बजट देश के 8 छोटे राज्यों से बड़ा बजट आता है मुंबई महानगर का, और ये बहुत बड़ा बजट होता है मुंबई महानगर का। और दूसरी खबर की बात करें तो कल मुंबई को दहला देने वाली एक खबर आई थी कि मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम में जब एक फोन आया और बोला कि मुंबई की 6 जगहों में बम रख दिए गए हैं और मुंबई को पूरी तरह से उड़ा दिया जाएगा। इसीलिए कल मुंबई पूरा हाई अलर्ट पे रही और पूरी तरह से आने मानन में रश्मि शुक्ला ने एक मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पूरी तरह से पूरी मुंबई को
सतर्क कर दिया गया। और कल जांच का विषय भी था, कल जांच की रही थी पूरी पुलिस, लेकिन अभी तक कोई भी सुन के निकल के नहीं आया कि किसने फोन किया था और कहां से फोन किया था और मुंबई को दहलाने वाली बड़ी धमकी किसने दी थी। और बॉलीवुड की बात कर लूं तो बॉलीवुड में अभी जिस तरह से फाइटर फाइट करते हुए अपने 300 करोड़ के क्लब को पार कर गई है। और बॉलीवुड की एक बड़ी खबर भी है कि पूनम पांडे जो जानी मानी मॉडल थी, जो क्रिकेट के उससे सुर्खियों में आया करती थी, कल उनका निधन हो गया। कल वो सर्वाइकल कैंसर की वजह से उनकी निधन हो गई। जी वैष्णवी। बिल्कुल, इसके साथ ही मौसम की बात करें तो मुंबई में मौसमी पारा क्या कह रहा है? जी वैष्णवी बता दो, मुंबई का मौसम तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस वजह से नॉर्थ से कुछ ठंड वापस आ गई यहाँ पे, तो सुबह शाम की ठंड हो गई है, लेकिन टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज्यादा है। आपको बता दूं, अगर दोपहर के टेम्परेचर की बात करूं तो 30 और 32 का टेम्परेचर रहता है, और सुबह शाम का टेम्परेचर की बात करूं तो 16, 17, 18 तक चला जाता है। इस वेरिएशन की वजह से काफी लोग बीमार भी हो रहे हैं और सांसों की काफी तकलीफ हो रही है। पहले बच्चों को भी हो रही थी, अब बुजुर्ग भी काफी हॉस्पिटल में एडमिट है। और एक खबर बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, बीजेपी के एक विधायक ने एकनाथ शिंदे के एक विधायक को गोली मार दी है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी उनकी सीरियस हालत है। ये अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी वैष्णवी। चलिए, हमारे साथ में अनिरुद्ध जुड़े हुए हैं भोपाल से। अनिरुद्ध, बात करें लोकसभा चुनाव की ही तो यहाँ पर कांग्रेस की बैठक भी है, बीजेपी की बैठक है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस दिग्गजों को उतारने वाली है, बड़े नेताओं को ऑफर देने के कयास लगाए जा रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, उसमें ये तय हो जाएगा कि दिग्गज उतरेंगे कि नहीं मैदान में। और रजनी पाटिल जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष है, वो पहली बार भोपाल आ रही हैं और भोपाल से ही एक बड़ा आदेश जारी किया है। ये आदेश पशुपालन विभाग ने जारी किया है और ये आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में अपना जो संकल्प पत्र लाया था, उसमें ये मैनिफेस्टो में वादा किया गया था, उनका संकल्प था। और इस आदेश में ये जारी किया गया है, पशुपालन विभाग ने ये आदेश जारी किया है कि अब जो दुधारू पशु है यानी गाय, भैंस और बकरी, पूरे प्रदेश के सभी जिलों में पशुपालन विभाग इनका फ्री वैक्सीनेशन करेगा। और फ्री वैक्सीनेशन से ये स्वस्थ तो रहेंगे, साथ में ही जो पशुपालक हैं उनको जो इस वैक्सीनेशन में पैसा खर्च होता था, जो कि भारी भरकम रहता था, उससे उनकी बचत होगी। तो संकल्प पत्र का आदेश भारतीय जनता पार्टी जो में लाया था वो जारी कर दिया गया। पशुपालन विभाग ने आदेश जारी कर दिया गया। अब मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जो गाय, भैंस और बकरी को फ्री वैक्सीनेशन किया जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी का पशुपालन विभाग है, उसके अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इसे अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के एक वादे को पूरा कर दिया है। चलिए, हमारे साथ में अवनीश जी भी जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से। अवनीश जी, बात करें तो यूसीसी को लेकर आज बड़ा दिन भी है और इसके साथ ही इसी को लेकर विशेष सत्र 5 फरवरी को बुलाया गया है। कैबिनेट बैठक आज होने वाली है, तो यूसीसी को लेकर के क्या चर्चा हो सकती है? और जो विधेयक पास हुआ है यूसीसी का, उसको वो आज कैबिनेट में चर्चा होगी। और इसके साथ ही विपक्ष की बात करें तो कैसी सियासत विपक्ष की ओर से देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए वैष्णवी, यहाँ पर यूसीसी का जो है पहले से ही प्रावधान था, इसको लेके पूरे देश में जो है आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य ऐसा बनने जा रहा है कि जिसमें जो है ये समान नागरिकता का जो कानून है वो लागू हो जाएगा। इससे जो है खास करके कई जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से जो शादी की बात करें, अगर शादी में जैसे विवाह का जो रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है, तलाक की बात है, ये तमाम चीजों को लेके जिस तरीके से अगर पति कोई नौकरी पेशा पति है, उसकी जो है मृत्यु के बाद जो कंपनसेशन मिलता है, उसमें जो वृद्ध माता पिता है उनको यहाँ पे उनको भरण पोषण मिलने की बात है, तमाम चीजें जो है यहाँ इसमें लागू हो सकती है। जिस तरीके से अगर ये लागू हो जाता है तो विधेयक की बात करें तो यहाँ पर जरूर विपक्ष जो है लगातार बार बार जो है सरकार पे आरोप लगा रहा है। उनका कहना था कि ये केंद्र का मामला है, केंद्र को पहल करनी चाहिए थी। समान नागरिकता पूरे देश में एक जैसी, अगर समान नागरिकता की बात है तो पूरे देश में लागू होना चाहिए था, परंतु जिस तरीके से यहाँ पे जो है राज्य सरकार इसको लागू करने जा रही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे कई लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला होता है, अपने अपने धर्म की बात होती है, अपने जो है यहाँ पे सबके अपने कानून है, जैसे पर्सनल लॉ की बात करें, तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। वहीं जो है यहाँ पे जो विधानसभा सत्र की बात करें
तो जो उपनेता प्रतिपक्ष है उन्होंने यहाँ पे कल ये कह दिया है कि जो है यहाँ पे हमें समय की अवधि और चाहिए बढ़ाने के लिए 3 दिन का जो सत्र है वो नाकाफी है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो अगर कानून भी संविधान भी जो है कहता कि वो कम से कम 60 दिन के अंदर होना चाहिए, 1 साल के अंदर। तो तमाम चीजों को यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है, क्योंकि अब लोकसभा इलेक्शन जो है यहाँ पे तैयार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा लगातार मुस्तैदी से जो है अपने लोकसभा की तैयारियां कर रही है, वही कांग्रेस यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है सरगर्मी उनकी अभी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि वो लगातार कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जा रही है, टीमें गठित कर दी गई हैं, परंतु अभी देखा जाए तो सियासी हलचल में उनका जो है अभी कोई यहाँ पे ऐसी कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि उनकी जो अभी जो मंशा है वो लोकसभा इलेक्शन में तेजी से आगे बढ़ने की है। जी वैष्णवी। बिल्कुल, विपक्ष की ओर से इसे नौटंकी भी करार दिया जा रहा है। इसके साथ ही अविनाश जी, बात करें मौसम की तो बर्फबारी की खबरें लगातार उत्तराखंड से सामने आ रही है, इसको लेकर के कैसी स्थिति वहां बन रही है? जी वैष्णवी, देखिए अभी यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से लगातार ठंड जो है, शीतलहर का प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि कल जो है दोपहर में चटक धूप खिली हुई थी, परंतु आज जो है अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट कर दिया है, जिससे कि अभी लगता है कि आम जनमानस को यहाँ पे ठंड से राहत नहीं मिलेगी। उनका कहना था कि आज और कल जो है यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ जो है वो काफी तेज बारिश हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। और हालांकि अभी यहाँ पे अगर बात करें तो जिस तरीके की यहाँ पे क्लाइमेट चेंज चल रहा है, यहाँ पे जो है बार बार मौसम बदल रहा है, उससे यहाँ पे कहीं ना कई बीमारियां जरूर बढ़ती हुई दिखाई जा रही है। जो अस्पताल है वहां पे जो है भीड़ दिखाई देनी शुरू हो गई है मरीजों की, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है उसको लेके कहीं ना कहीं सांस की बीमारी, नजला, जुकाम, खांसी वगैरह ये अब देखने को यहाँ पे जरूर मिल रहा है। जी वैष्णव। चलिए अवनीश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ में लखनऊ से राशिद अलवी जुड़े हुए हैं। राशिद, अगर बात करें तो यूपी विधानसभा का सत्र भी शुरू हुआ जो कि काफी हंगामेदार रहा, लेकिन बात करें लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में कौन से मुद्दे हैं जो बीजेपी उठा सकती है, सत्ता पक्ष उठाएगी? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कमर कसते जा रही है और लगातार बैठक कर रही है, कल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय लखनऊ में युवाओं का बैठक किया था और प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ नेता थे उनकी बैठक हुई थी और बैठक में अहम फैसले लिए गए थे। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ेगी वो अहम मुद्दा ज्ञानवापी भी हो सकता है। और पहला मुद्दा तो राम मंदिर का होगा, क्योंकि राम मंदिर बनकर अब तैयार हो गई, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया है, भक्तजनों को बिल्कुल, कई मुद्दों पर जो है सत्ता पक्ष का फोकस रहेगा, लेकिन विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का कहना है कि भ्रष्टाचार, पीडीए जैसे मुद्दे वो विधानसभा सत्र में उठाने वाले हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जितने भी लोकसभा टिकट भारतीय जनता पार्टी देने वाले जितने भी वरिष्ठ सांसद हैं उनका भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट देगी, या हो सकता है कि सिर्फ एक लोकसभा सीट पे जो पुराने सांसद हैं उनको टिकट दिया जा सकता है, जो कि उन्होंने कंफर्म नहीं किया। और दूसरी बात है, समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी अपनी कमर कसते हुए नजर आ रही है, जो कि 16 प्रत्याशी अपना घोषित कर चुकी है और बहुजन समाज पार्टी अभी एक भी प्रत्याशी अपना घोषित नहीं की है। बात करें तो कांग्रेस में भी लगातार बैठक हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक कर रहे हैं, जो वरिष्ठ नेता है वो भी बैठक कर रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही है, लगातार चर्चा बना हुआ है। बिल्कुल, हमारे साथ में मुंबई से राहुल भी जुड़े हुए हैं। राहुल, अगर बात करें आरक्षण की तो ओबीसी आरक्षण अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है और आगे क्या रुख ले सकता है? जी वैष्णवी, बता दूं 4 दिन से जिस तरह से मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण का टकराव शुरू हो गया है और सत्ता पक्ष के लोग ही आपस में टकराव करने लगे हैं। जैसे छगन भुजबल सत्ता पक्ष के ही मंत्री हैं और उन्होंने आंदोलन कर दिया है, पूरी तरह से सब कार्यकर्ताओं को लेके ओबीसी आरक्षण के समर्थन में खड़े हो गए। और मराठा आरक्षण अभी लागू नहीं है, अध्यादेश लाने वाले हैं, उनका सीधा सीधा कहना है कि इस आरक्षण को रद्द किया जाए, मराठा आरक्षण को, या तो अलग से उनके लिए अध्यादेश लाया जाए। ओबीसी आरक्षण में हम कोई भी शेयरिंग नहीं करेंगे। इसको लेके सत्ता पक्ष के आपस में ही भिड़ंत हो गई है, आपस में सत्ता पक्ष के एमएलए आपस में लड़ने लगे हैं। और जिस तरह से ये हो रहा है और 2024 का इलेक्शन जो लोकसभा सर पे है, तो बीजेपी के लिए बड़ा सरदर्द हो गया विष्णवी, क्योंकि बीजेपी की दोनों पार्टी हैं, एनडीए के घटक दल हैं, और घटक दल तो अब जब आपस में लड़ने लगेगी तो लोकसभा इलेक्शन तो पास खड़े हुआ है अप्रैल में, तो उसमें क्या होगा? अभी सीटों का बंटवारा विपक्ष ने नहीं किया। विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है कि ये जब मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण को लेके आपस में काफी भिड़ंत होगी और विपक्ष इसका समर्थन कर रहा है, ओबीसी को भी समर्थन कर रहा है और मराठा आरक्षण को भी समर्थन कर रहा है।
और सत्ता पक्ष आपस में लड़ी रही है। इसको देखते हुए बहुत बड़ा सरदर्द हो, आने वाले टाइम में क्या होता है इसका कोई नहीं, लेकिन आंदोलन उग्र होता चला जा रहा है और दिन पे दिन उग्र हो रहा है। कल भी धरना प्रदर्शन हुए जगह जगह पूरे महाराष्ट्र में हुए और ओबीसी वाले लोग आंदोलन जैसे आरक्षण के लोग इकट्ठे हो रहे थे बड़ी संख्या में, उसी तरह से ओबीसी आरक्षण के लिए भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं और आने वाले टाइम में शायद बताया जा रहा है कि संडे को आजाद मैदान में आंदोलन भी करेंगे। बिल्कुल, आरक्षण को लेकर काफी सियासत देखने को मिलेगी, इसके साथ ही आगे कैसी सियासत देखने को मिलेगी ये तो देखना होगा। हमारे साथ में अनिरुद्ध भोपाल से जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, मौसम की बात करें तो किस तरीके का मौसम मध्य प्रदेश में रहने वाला है? इसके साथ ही ग्वालियर सबसे ठंडा माना जा रहा है। देखिए, पहाड़ों पे जो बर्फबारी हो रही है उसके कारण मध्य प्रदेश में भी उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं उसके कारण ठंड बढ़ी हुई है। और इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित इलाका है वो ग्वालियर चंबल संभाग है। वहाँ पे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही चल रहा है। और लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें और पश्चिम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे सुबह और शाम को ज़रूर ठंड पड़ रही है, लेकिन दोपहर में तापमान बढ़ा हुआ है। और देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड का दौर जारी है, लेकिन दूसरे मध्य प्रदेश में, बाकी मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड थोड़ी सी कम है। सुबह और शाम लगातार ठंड पड़ रही है, लेकिन दोपहर में तापमान बढ़ा हुआ नज़र आता है। और जहाँ तक बात करें भोपाल के आसपास की तो भोपाल में तापमान सामान्य बना हुआ है और दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर है। भोपाल के पास जो हिल स्टेशन है पचमढ़ी, वहाँ पे काफ़ी ठंडक देखी जा रही है। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम चल रहा है। और आने वाले दिनों में मौसम विभाग का अलर्ट है कि आने वाले 24 घंटों में जो तापमान इसी तरह से बना रहेगा और उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं उसमें मध्य प्रदेश में भी ठंड का दौर तो लगातार जारी ही रहेगा अभी 24 घंटे तक। चलिए अनिरुद्ध, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।